दोस्तों ये स्टोरी का 61 भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे हैं तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जाकर के जरूर चेकआउट करें। दिव्यांश ने अब जाकर दृष्टि की बात सुनी और हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ सॉरी ने भेजा है। दृष्टि अंदर आ गई और पीछे पीछे दिव्यांश भी आ गया। दृष्टि ने किचन की तरफ इशारा करते हुए कहा, तो जाओ अपना काम करो, सारा किचन अच्छे से साफ कर देना और बर्तन भी अच्छे से साफ करना और डस्टिंग भी कर देना और फर्श पर अच्छे से पोंछा भी लगा देना। यह सारी बातें दृष्टि दिव्यांश को बिना देखे बोल रही थी। वहीं दिव्यांश को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि दृष्टि उसे क्या कह रही है। दिव्यांश कुछ बोलता उससे पहले ही दृष्टि ने पलटकर दिव्यांश को देखा और बोली, नाम क्या है तुम्हारा? दिव्यांश ने कहा, रघु। रघु सुनते ही दृष्टि ने खुद में बड़बड़ाई, मिस्टर रघुवंशी। उसने बहुत धीरे से यह बात बोली थी लेकिन दिव्यांश ने सुन ली और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। दृष्टि ने फिर दिव्यांश को देखकर कहा, हाँ तो मिस्टर रघु आप काम कर लेंगे ना? अगले ही पल दृष्टि ने दिव्यांश को ऊपर से नीचे तक देखा। दिव्यांश ने एक ब्लैक कलर की जीन्स और व्हाइट कलर का हाई नेक पहना हुआ था जो कि काफी ब्रांडेड लग रहा था। दिव्यांश की पर्सनालिटी काफी अट्रैक्टिव थी। दिव्यांश बहुत स्मार्ट था। दृष्टि ने एक बार अपना सलाइवा गटका और दिव्यांश को देखकर कहा, तुम देखने में तो हीरो जैसे लगते हो, फिर यह काम क्यों कर रहे हो? पढ़े लिखे नहीं हो क्या? दिव्यांश तो बस दृष्टि को ही देख रहा था और उसने बड़ी मासूमियत से ना में गर्दन हिला दी। दृष्टि ने दिव्यांश को समझाते हुए कहा, यही प्रॉब्लम होती है तुम लड़कों की, अच्छी शक्ल होती है तो पढ़ते नहीं हो। अब तुम खुद को ही देख लो, कितने स्मार्ट हो, बॉडी भी अच्छी और कपड़े भी कितने अच्छे पहने हुए हैं, फिर भी तुम घर में नौकर का काम करने आए हो। या तो सोच कर ही अजीब लगता है। यह सुनते ही दिव्यांश की आंखें तन गई। उसे अब तक समझ ही नहीं आ रहा था कि दृष्टि उसे नौकर समझ रही है। दृष्टि ने फिर कहा, देखो तुमसे काम करवाती हुई अच्छी तो नहीं लगती लेकिन फिर भी काम तो काम है ना, कोई बात नहीं, तुम दिल छोटा मत करो, चलो काम पर लग जाओ। दिव्यांश अब जाकर समझा कि सौर्य ने किसी नौकर को हायर किया था, उसे आना था और गलती से वह आ गया। दिव्यांश उसे सच बताता उससे पहले ही दृष्टि के फ्लैट में एक और आदमी आया। वह एक्चुअल में घर का काम करने आया था। दृष्टि ने उस आदमी को देखा और एक कदम उसकी तरफ बढ़ाया। तभी दिव्यांश आगे आकर बोला, वह मेरे साथ आया है, मैं देख लेता हूँ। इतना कहकर दिव्यांश उस आदमी को लेकर अपार्टमेंट से थोड़ा सा दूर चला गया। दिव्यांश ने उस आदमी को अपनी जेब में से पैसे निकाल कर दिए और बोला, आज के बाद यहाँ दिख मत जाना। वह आदमी पैसे लेकर चला गया। वहीं दिव्यांश वापस आया और गेट पर खड़ा होकर खुद से ही बोला, अभी तो यह मुझे नौकर समझ रही है, चलो कोई बात नहीं, घर का थोड़ा काम कर ही लूंगा तो कौन सा गिर जाऊंगा। वैसे भी चाचू बोलते हैं कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। बस यह सिकंजी रघुवंशी मेंशन जाकर किसी को यह ना बताए कि मैं घर का काम करता था। घर का काम करते करते दृष्टि के मन की बात जान लूंगा और फिर मौका देखकर माफी भी मांग लूंगा। यही सारी बातें सोच सोच कर दिव्यांश खुद में ही खुश हो रहा था। उसे लगा कि 2-3 दिन काम करेगा और दृष्टि से माफी मांग लेगा, लेकिन उसके या 2-3 दिन बहुत ज्यादा मुश्किल से गुजरने वाले थे। दिव्यांश ने एक गहरी सांस ली और फ्लैट के अंदर चला गया। दृष्टि ने कहा, हाँ तो चलो तुम काम स्टार्ट करो। दिव्यांश ने हाँ में गर्दन हिलाई और किचन में चला गया। किचन पूरी तरीके से फैला हुआ था। दिव्यांश को समझ नहीं आ रहा था वह किचन को कैसे साफ करे। दिव्यांश को तो किचन देखकर घबराहट होने लगी। दिव्यांश ने मन ही मन कहा, या मैं साफ करूंगा क्या? या कहाँ से साफ होगा, कैसे साफ होगा, यह सब कहाँ रखा जाएगा? मैं यह क्या कर रहा हूँ? मैं द ग्रेट बिजनेसमैन दिव्यांश रघुवंशी हूँ और मैं यहाँ किचन में काम करूंगा? कर क्या रहा हूँ मैं? सोचते हुए दिव्यांश अपना सिर खुजा रहा था और उसे आज पैंथर की तगड़ी वाली याद आ रही थी। लेकिन अफसोस पैंथर रघुवंशी मेंशन में था। थोड़ी देर बाद दिव्यांश ने खुद को तैयार किया और बोला, वह कह रहा है, दिव्यांश जमाना तो है नौकर बीवी का, तुझे भी थोड़ा बहुत काम तो करना ही पड़ेगा। अगले ही पल दिव्यांश ने अपना मुंह बिगाड़ कर कहा, लेकिन यह थोड़ा बहुत काम कहाँ है? या तो पूरा किचन फैला हुआ है, या साफ कैसे होता है? चाची को कॉल करता हूँ। अगले ही पल दिव्यांश को याद आया कि चाची भी रघुवंशी मेंशन में नहीं है। अब तो दिव्यांश पूरी तरह फंस चुका था। किचन देखकर उसे अंदर ही अंदर घबराहट हो रही थी और तभी दिव्यांश ने मन ही मन कहा, इतनी घबराहट तो तब भी नहीं हुई थी जब ग्रेजुएशन का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था।
वहीं दूसरी तरफ रघुवंशी मेंशन में शिवाय गार्डन में ही पुशअप कर रहा था। आज संडे था, इसीलिए कोई भी ऑफिस नहीं गया था। अभी हर्षवर्धन वहां आया। हर्षवर्धन ने शिवाय को पुशअप करते हुए देखा और फिर अपना अखबार खोलकर बैठ गया। शिवाय ने कहा, क्या चाचू, आप तो सच में दिन पर दिन बूढ़े होते जा रहे हैं। जैसे बड़े बूढ़े सुबह सुबह ही अखबार पढ़ने लगते हैं, ऐसे ही आप भी अखबार पढ़ने लगते हो। हर्षवर्धन ने अपने अखबार को पलटते हुए कहा, बूढ़ा तो नहीं हुआ हूँ, अभी तो मेरी रोमांस करने की उम्र है, लेकिन क्या करूँ, तुमने मेरे रोमांस में पंगा जो डाल दिया। तुम तो चाहते ही नहीं कि मैं रोमांस करूँ। अब मुझे दो ही काम आते हैं, या तो मैं ऑफिस को देख सकता हूँ या फिर रोमांस कर सकता हूँ। हर्षवर्धन की बात सुनकर शिवाय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। शिवाय खड़ा हो गया और तभी विराज भी वहां आ गया। विराज भी स्ट्रेचिंग करता हुआ बोला, बात है, क्या चल रहा है। शिवाय ने कहा, चल तो कुछ नहीं रहा है। तभी हर्षवर्धन ने कहा, तो चल जाएगा। शिवाय और विराज को ही हर्षवर्धन की बात समझ नहीं आई। तभी हर्षवर्धन ने कहा, शिवाय, वाह देखो, गार्डन में कितने सूखे पत्ते पड़े हैं, जाओ जाकर उन्हें साफ करो। या सुनते ही शिवाय ने हर्षवर्धन को देखा। हर्षवर्धन ने कहा, मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, जाओ जाकर साफ करो गार्डन। शिवाय ने कहा, चाचू, सुबह सुबह पी ली क्या, घर में नौकर कम है जो आप मुझे काम बता रहे हो। हर्षवर्धन अपनी जगह से खड़ा हो गया और बोला, ठीक है, तो मैं ही कर देता हूँ। शिवाय को अजीब तो लग रहा था, लेकिन उसने फिर भी हर्षवर्धन को चेयर पर बैठा दिया और बोला, अच्छा चाचू, मैं जाकर साफ करके आता हूँ। इतना कहकर शिवाय गार्डन में सूखे पत्तों को उठाने लगा और तभी वरदान और आर्या रघुवंशी मेंशन आ गए। हर्षवर्धन ने पहले ही आर्या और वरदान को आते हुए देख लिया था, इसलिए उसने जानबूझकर शिवाय को पत्ते उठाने के लिए कह दिया। आर्या ने आकर शिवाय को पत्ते उठाते हुए देखा तो वरदान की कोहनी पर मारते हुए कहा, पापा, यह तो इनका ड्राइवर है ना, यह सफाई भी करता है क्या। वरदान ने हर्षवर्धन की तरफ देखा और हर्षवर्धन जो कि हंसने लगा। वरदान ने कहा, हाँ, यह इनका हर टाइप का नौकर है, सब कुछ करता है। वहीं शिवाय इस बात से अनजान कि आर्या उसे देख रही है, वह तो पत्ते समेटने में लगा हुआ था। हर्षवर्धन ने वरदान की तरफ देख कर कहा, चलिए रजावत साहब, अंदर चलते हैं। वरदान ने कहा, नहीं, अभी मैं आर्या को हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ, जब वापस आऊंगा तब आकर मिलूंगा। वह हमारी गाड़ी यहीं रघुवंशी मेंशन के बाहर खराब हो गई, इसलिए मैं यहाँ आ गया। अगर आप ड्राइवर को बोलकर हमारी थोड़ी सी हेल्प कर दें तो। हर्षवर्धन ने कहा, कैसी बात कर रहे हैं रजावत साहब, रघुवंशी मेंशन भी तो आप ही का है। तभी हर्षवर्धन ने ड्राइवर की तरफ देखकर कहा, ड्राइवर, रजावत साहब को हॉस्पिटल छोड़ो। वही जब हर्षवर्धन की आवाज शिवाय के कानों में गई तो शिवाय खड़ा हो गया। शिवाय ने पलट कर देखा, लेकिन तब तक आर्या और वरदान दोनों ही रघुवंशी मेंशन के गेट से बाहर जा चुके थे। लेकिन शिवाय समझ गया कि आर्या रघुवंशी मेंशन आई थी। शिवाय जल्दी से हर्षवर्धन के पास आया और घूर कर हर्षवर्धन को देखने लगा और फिर लगभग गुस्से में बोला, आपने जानबूझकर मेरी इमेज आर्या के सामने खराब करने की कोशिश की ना। हर्षवर्धन ने हंसकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया। रही बात तुम्हारी इमेज खराब करने की, तो पहले ही तुम्हारी इमेज खराब है। चौकीदार तुम हो, ड्राइवर भी तुम हो, आज मैं सफाई कर्मचारी भी बना दिया। बेचारी आर्या, पता नहीं जब उसे सच पता चलेगा कि उसका पति तो रघुवंशी मेंशन में नौकर है तो क्या बीतेगी उस बेचारी पर। कहते हुए हर्षवर्धन मेंशन के अंदर चला गया। वहीं शिवाय तो दांत पीसकर पैर पटक रहा था। शिवाय ने फिर विराज की तरफ देखकर कहा, उसने तुझे स्माइल तो पास नहीं की। विराज ने 2 कदम पीछे हटकर कहा, मरने का शौक नहीं है मुझे, अगर वह स्माइल पास करती तो भी मैं घर के अंदर भाग जाता। तभी शिवाय का फोन वाइब्रेट हुआ। शिवाय ने फोन देखा तो दिव्यांश का फोन था। अब तो शिवाय का गुस्सा दुगना हो गया, क्योंकि यह शुरुआत कहीं ना कहीं दिव्यांश ने ही की थी। दिव्यांश ने आर्या के सामने उसे चौकीदार बोला था और आर्या सच में शिवाय को चौकीदार समझने लगी थी। रही सही कसर वरदान ने पूरी कर दी थी और अब जो थोड़ा बहुत बचा था वह हर्षवर्धन ने जानबूझकर पूरा कर दिया। शिवाय ने फोन उठाया और गुस्से में कहा, क्या है। दिव्यांश ने धीरे से कहा, यार चिल्ला क्यों रहा है। शिवाय गुस्से में बोला, तुमने मेरी छुईमुई के सामने बोला कि मैं चौकीदार हूँ और अब वह मुझे रघुवंशी मेंशन का नौकर ही समझती है। यह सुनकर दिव्यांश की हंसी छूट गई। दिव्यांश ने कहा, तो क्या हो गया, जमाना तो है नौकर बीबी का। मुझे देख, मैं भी तो दृष्टि को मनाने के लिए उसके घर में नौकर का काम कर रहा हूँ। इस वक्त मैं किचन में खड़ा हूँ और सोच रहा हूँ किचन को कैसे साफ करूँ। तू थोड़ी सी हेल्प कर देना। शिवाय को तो गुस्सा आ गया रहा था। शिवाय ने कहा, मैं तेरी हेल्प क्यों करूँ,
किस खुशी में कर दूं? मैंने तेरी इतनी हेल्प की, तेरे लिए दृष्टि भाभी को ढूंढना, तेरी टिकट बुक कराई, दृष्टि भाभी के सर्जरी के लिए शौर्य को इनडायरेक्ट मनाया, और तूने क्या किया मेरे साथ? आर्या के सामने मुझे चौकीदार बोल दिया। मेरी इज्जत का फालूदा हो गया। अब वह मेरी तरफ देखती ही नहीं, बस विराज को देखती रहती है। कभी कभी तो मन करता है विराज की मुंडी तोड़ दूं। शिवाय का गुस्सा देखकर दिव्यांश को हंसी आ रही थी। दिव्यांश ने फिर कहा, अच्छा यार, गुस्सा थूक दे और मुझे यह बता कि सबसे पहले क्या क्या करते हैं। शिवाय को भी गुस्सा आ रहा था। शिवाय ने गुस्से में दिव्यांश को उल्टा सीधा बताना शुरू कर दिया। शिवाय बोला, पहले सारी बंद डिब्बों को उठाकर उनके सामान को किसी बर्तन में खाली कर दो, फिर उस डब्बों को उठाकर डस्टबिन में फेंक दो, फिर दृष्टि से बोलकर नए डब्बे मंगा लो और उन डब्बे में सामान को वापस पैक कर दो। शिवाय ने इतना सारा उल्टा सीधा बताया था कि दिव्यांश समझ गया कि शिवाय अपनी फ्रस्ट्रेशन उस पर निकाल रहा है। दिव्यांश ने कहा, सीधा बताना है तो बता, वरना दिमाग का दही तो मत कर। इतना तो मैं भी जानता हूँ, किचन में ऐसे काम नहीं होते हैं। शिवाय गुस्से में बोला, ऐसे ही होते हैं, तुझे क्या पता? दिव्यांश ने कहा, नहीं होते हैं, जानता हूँ, मैंने मम्मी को किचन में काम करते हुए देखा हुआ है। इतना तो जानता हूँ कि इतना सब कुछ करने से फिलहाल और ज्यादा फैल जाता है। शिवाय बोला, तुझे बड़ा पता है, तुझे लगता है कि मैं तुझसे झूठ बोलूंगा? दिव्यांश ने कहा, हाँ झूठ बोलेगा, क्योंकि तू मेरा भाई नहीं है। तुझे तो मम्मी खरीद कर लाई थी। यह सुनते ही शिवाय का गुस्सा दुगना हो गया। शिवाय ने कहा, तुझे खरीद कर लाई थी, पैसे दिए थे, लेकिन तू तो सड़क पर पड़ा हुआ मिला था, जिसे मम्मी ने उठा लिया और फिर तेरी परवरिश की। दिव्यांश ने गुस्से में कहा, अबे चल, तुझे तो मम्मी ने नाली में से उठाया था। नाली का गंदा पानी तेरी पूरी बॉडी पर लगा हुआ था। मम्मी ने उठाया और तुझे नहला धुलाकर रघुवंशी मेंशन ले आई। शिवाय भी मानने वाला नहीं था। शिवाय ने कहा, अबे मैं तो नाली में पड़ा था, तू तो गोबर में पड़ा था। तेरे ऊपर तो गाय गोबर कर रही थी। मम्मी तुझे टाइम से नहीं उठाती तो गाय तुझे लात मार देती, और फिर जो तेरा यह सुंदर सा मुंह है ना, यह टेढ़ा हो जाता। मम्मी ने तुझे गोबर से उठाकर नहला धुला कर रघुवंशी मेंशन ले आई। दिव्यांश ने गुस्से में कहा, तू पागल है, तुझे बड़ा पता है। शिवाय बोला, पागल तो तू है, महापागल। दिव्यांश भी गुस्से में बोला, तू पागलों का सरदार। शिवाय बोला, तू पागलों के सरदार का भी सरदार। दोनों फिर से कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने लगे। काफी देर लड़ने के बाद दोनों ने फोन काट दिया। शिवाय ने अपना फोन देखकर इरिटेट होकर कहा, मैं यहाँ गार्डन साफ कर रहा हूँ और मुझसे पूछ रहा है किचन कैसे साफ होगा, पागलों का सरदार। दिव्यांश ने भी फोन देखकर कहा, पता नहीं खुद को क्या समझता है, मैं तो खुद ही अपना किचन साफ कर दूंगा, पागल कहीं का। वहीं दृष्टि किचन में आई और दिव्यांश को देखकर बोली, रघु, तुमने अभी तक काम स्टार्ट नहीं किया? दिव्यांश ने दृष्टि को देखा और मन ही मन कहा, काम आता हो तो काम स्टार्ट करूं ना, मुझे तो कुछ करना नहीं आता, ऊपर से तुम ऐसे हुक्म चला रही हो जैसे मैं सच में तुम्हारा नौकर हूं। दिव्यांश ने अपना दिमाग लगाया और दृष्टि की ओर देख कर कहा, मैडम आप बुरा मत मानना, लेकिन मैं इस काम में नया नया हूँ, मुझे नहीं पता काम कैसे करते हैं। अगर आप मुझे बताएंगी तो मैं कर दूंगा। प्लीज आप मेरी शिकायत मत करना, वरना मुझे कोई काम नहीं देगा। आप मुझे बता दीजिए, मैं सारा काम कर दूंगा। दिव्यांश यह बात इतनी मासूमियत से बोल रहा था कि दृष्टि का दिल पिघल गया। दृष्टि ने कहा, अच्छा अच्छा, इतनी रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें सारा काम सिखा दूंगी। दिव्यांश ने हाँ में गर्दन हिला दी और दृष्टि ने दिव्यांश को काम बताना शुरू कर दिया। जैसे जैसे दृष्टि बताती गई वैसे वैसे दिव्यांश किचन का काम करता गया। फिलहाल तो विराज को छोड़कर तीनों भाई बहनों की हालत खराब थी। तीनों ही अपनी जिंदगी में ऐसा काम कर रहे थे जो उन्होंने कभी नहीं किया था। वहीं दूसरी तरफ हीर, राजवीर और शिवाय के केबिन में बैठी हुई थी। हीर ने कहा, शिवाय भैया, आपने कहा था अगर मैं अच्छा परफॉर्म करूंगी तो आप मुझे पीहू के डैडी से मिलवा देंगे। अब अपने वादे को पूरा कीजिए और मुझे पीहू के डैडी से मिलवा दीजिए। राजवीर ने कहा, हाँ चाची मिलवा देंगे, लेकिन थोड़ा सब्र तो करना पड़ेगा ना। फिर हीर मुंह बनाने लगी तो शिवाय ने कहा, अच्छा परेशान मत होइए, मैं आपको रघुवंशी मेंशन लेकर चलूंगा, लेकिन सुबह होने से पहले आपको वापस आना होगा। हीर ने कहा, हाँ जैसा आप कहेंगे वैसा करूंगी, बस मेरे पीहू के डैडी से मिलवा दीजिए। शिवाय ने कहा, ठीक है, अभी आपको ड्राइवर आपके फ्लैट में छोड़ देगा, रात को मैं आपको लेने आऊंगा। हीर ने हाँ में गर्दन हिला दी और वहां से चली गई। वहीं विराज ने कहा, चाचू को पता चल गया तो? शिवाय बोला, चाचू को सब
कुछ पता है? विराज ने कहा। फिर आप लुका छिपी का खेल क्यों खेल रहे हैं? शिवाय ने कहा, सच बताऊं विराज, पहले मुझे चाचू के लिए बहुत बुरा लगता था, लेकिन अब तो चाचू के साथ गेम खेलने में मजा आ रहा है। अब तो मैं बिल्कुल भी चाचू को इतनी आसानी से चाची के करीब नहीं जाने दूंगा। आखिर उन्होंने भी तो मुझे आर्या के सामने नौकर डिक्लेयर किया है, अब थोड़े मजे तो मैं भी लूंगा। रात को हीर अपने फ्लैट के अंदर बेसब्री से चक्कर लगा रही थी, बार बार घड़ी देख रही थी, क्योंकि शिवाय ने उससे कहा था कि वह उसे लेने के लिए आएगा। जहां हीर हर्षवर्धन से मिलने के लिए एक्साइटेड थी, वहीं हीर की दिल की धड़कनें डबल स्पीड से भाग रही थी। लेकिन जो भी था, उसे आज अपने साहब चाहिए थे। वह अपने साहब के करीब जाना चाहती थी। ऐसा नहीं था कि वह अपने साहब के साथ इंसीमेंट होना चाहती थी, वह तो बस हर्षवर्धन के कंधे पर सिर रख कर थोड़ी देर सोना चाहती थी। हर्षवर्धन की प्रेजेंट को फील करना चाहती थी, हर्षवर्धन की बाहों में खो जाना चाहती थी। और यही सब सोच सोच कर हीर के चेहरे का रंग लाल होता जा रहा था। आज तो हीर का इंतजार जैसे खत्म ही नहीं हो रहा था। वह बार बार घड़ी को देखती और बार बार फ्लैट के गेट को, और आखिर फ्लैट के गेट की बेल बजी। हीर ने जल्दी से गेट खोला। सामने शिवाय खड़ा था। शिवाय को देखकर हीर की मुस्कुराहट बड़ी हो गई। वहीं शिवाय ने देखा तो हीर ने पहले जैसे ही साड़ी पहनी हुई थी, जब रघुवंशी मेंशन में रहती थी तब साड़ी पहनती थी, मांग में सिंदूर लगाती थी, माथे पर छोटी सी बिंदी, हाथों में चूड़ियां। शिवाय कुछ सेकंड तक हीर को ही देखता रहा, फिर बोला, चाची कुछ भी कहो, चाचू ने कमाल की संस्कारी लड़की को पटाया है। यह सुनते ही हीर ने शिवाय की बाजू पर मार कर कहा, बस बस, ज्यादा तारीफ मत करो, वैसे भी मैं इतने अच्छे से तैयार तुम्हारे चाचू के लिए हुई हूँ। हीर ने शिवाय को थोड़ा सा धक्का दिया और शिवाय फ्लैट के कॉरिडोर में आ गया। हीर ने जल्दी से अपना फ्लैट बंद किया और शिवाय की बाजू पकड़कर उसे वहां से ले जाती हुई बोली, अब चलो, टाइम वेस्ट मत करो। शिवाय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हीर को लेकर रघुवंशी मेंशन के लिए रवाना हो गया। 1 घंटे बाद ही रघुवंशी मेंशन के बाहर खड़ी थी। रघुवंशी मेंशन को देखा तो उसकी आंखों में पानी आ गया। हीर पूरे 6 महीने बाद रघुवंशी मेंशन आई थी। हीर ने आंखें भर कर अपने घर को देखा, जिसे वह घर नहीं अपना मंदिर मानती थी। हीर जैसे ही गेट के पास पहुंची, उसने अपनी साड़ी का पल्लू अपने सिर पर रखा और मेंशन की चौखट को अपने माथे से लगा लिया। शिवाय ने जब देखा तो मुस्कुराकर कहा, इसीलिए चाचू आपको इतना प्यार करते हैं। सच कहता हूँ चाची, आपके जैसी बहू रघुवंशी मेंशन में कभी नहीं आएगी, कभी भी नहीं। सच में आप चाचू की सोलमेट हो और इस घर के लिए एक परफेक्ट बहू। वही हीर तो नम आंखों से शिवाय को देख रही थी। शिवाय ने कहा, अब रोना बंद कीजिए, आज तो आपका इंतजार खत्म हो रहा है और आप हैं कि आंखों में आंसू लिए अपने मंदिर जैसे घर में जा रही हैं। शिवाय के कहने से हीर ने अपने आंसू पोंछ लिए। थोड़ी देर बाद शिवाय और हीर दोनों ही रघुवंशी मेंशन के अंदर आ गए। शिवाय ने आज सारे नौकरों को छुट्टी दे दी थी। इस वक्त मेंशन में कोई नहीं था। विराज था जो सो रहा था, वहीं हर्षवर्धन अपने कमरे में था। हीर जैसे ही मेंशन में आई, उसने सबसे पहले बाल गोपाल के दर्शन किए। अपने बाल गोपाल को देखकर हीर की आंखों में फिर से पानी आ गया। हीर ने मन ही मन कहा, लड्डू गोपाल साहब आपका ध्यान तो रखते हैं ना। हीर ने बाल गोपाल से बहुत सारी बातें की और फिर मंदिर के दरवाजे को बंद कर दिया। शिवाय तो हीर को ही देख रहा था। हीर ने कहा, ऐसे क्या देख रहे हो? शिवाय ने कहा, कुछ नहीं। शिवाय ने अपनी जेब में से एक टेबलेट निकाली और हीर के हाथ में रख कर कहा, चाची चाचू ड्रिंक कर रहे हैं, कुछ भी करके या टेबलेट चाचू की ड्रिंक में मिला देना। चाचू अगली सुबह सब कुछ भूल जाएंगे, लेकिन याद रखना, अगर आपने यह टैबलेट उनकी ड्रिंक में नहीं मिलाई, उन्होंने ड्रिंक नहीं की, वह आपको परमानेंट यहीं रख लेंगे और फिर आपका चाह कर भी नैना कपूर को हरा नहीं पाओगी। हीर ने टैबलेट लेकर कहा, नहीं शिवाय भैया, अब तो नैना कपूर को हराना मेरा भी एकमात्र मकसद है। मैं यह टैबलेट साहब के ड्रिंक में मिला दूंगी। शिवाय ने टाइम देखा तो रात के 11 बज रहे थे। शिवाय ने कहा, जाइए चाची, 5 बजे आपको कॉल करूंगा, नीचे आ जाना। हीर ने हाँ में गर्दन हिला दी और फिर सीढ़ियों से होती हुई अपने कमरे की ओर जाने लगी। लेकिन हीर की दिल की धड़कनें अब भी भाग रही थी। उसका मन जितना हर्षवर्धन के पास जाने के लिए तड़प रहा था, उससे ज्यादा तो उसे घबराहट हो रही थी। हीर जैसे तैसे अपने कमरे की ओर कदम बढ़ा रही थी और आखिरकार हीर अपने कमरे के बाहर आ गई। हीर ने एक बार पलट कर देखा तो शिवाय अपने कमरे के बाहर ही खड़ा था। शिवाय ने कहा, क्या हुआ? जाओ आप तो
बहुत एक्साइटेड थी ना अपने पीहू के डैडी के पास जाने के लिए। अब जब उनके इतना नजदीक आ गई हो तो घबराहट हो रही है। हीर ने अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को कंट्रोल करके हाँ में गर्दन हिला दी और सिवाय की हंसी छूट गई। सिवाय हंस रहा था यह देखकर हीर ने मुंह बना लिया। हीर ने कहा, सिवाय भैया आप लड़की नहीं हो ना? अगर होते तो पता चलता। सिवाय के पास हीर के सवालों का जवाब नहीं था, या कह सकते हैं सिवाय ने हीर को जवाब नहीं दिया। सिवाय अपने कमरे में जाता हुआ बोला, चाची 6 घंटे हैं आपके पास, अब आप खुद ही डिसाइड कर लो, आपको 6 घंटे कमरे के बाहर खड़े रहना है या मेरे चाचू के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। इतना कहकर सिवाय वहां से चला गया। वहीं हीर की हिम्मत तो अंदर जाने की हो नहीं रही थी, लेकिन वह अंदर तो जाना चाहती थी, अपने साहब के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहती थी। इसलिए उसने हिम्मत करके कमरे का गेट खोल दिया। अमेरिका में जैसे जैसे दृष्टि बताती रही, दिव्यांश ने पूरा किचन साफ कर दिया। हालांकि दिव्यांश ने ऐसा काम कभी नहीं किया था, लेकिन दृष्टि की खुशी के लिए वह बिना किसी शिकायत के सारा काम करता रहा। करीब 2 घंटे तक कड़ी मेहनत के बाद दिव्यांश ने किचन को अच्छे से साफ कर दिया। दृष्टि ने फिर दिव्यांश की ओर देखकर कहा, मिस्टर रघु, आपको ऐसे ही रोज किचन साफ करना है? या सुनते ही दिव्यांश की तो आंखें फैल गई। उसने तो आज ही बड़ी मुश्किल से किचन को साफ किया था और यह सारा काम उसे रोज करना है। यह सोच सोच कर तो दिव्यांश को लगभग हार्ट अटैक ही आ रहा था, पर क्या करता, करना तो पड़ता ही। अगर उसे दृष्टि की माफी चाहिए तो यह सारा काम उसे करना पड़ेगा। दृष्टि ने फिर दिव्यांश को देखकर कहा, या तो हुआ किचन, अब तुम्हें पूरे घर में झाड़ू पोंछा करना है। दिव्यांश की तो आंखें हैरानी से फैल गई। दृष्टि ने कहा, देखो वह रही झाड़ू, उसे उठाओ और सारे घर में झाड़ू लगाओ। दिव्यांश ने किसी मासूम से इंसान की तरह झाड़ू उठा ली और झाड़ू लगाने लगा, लेकिन उससे झाड़ू लग नहीं रही थी। दृष्टि ने कहा, ऐसे नहीं, मैं लगाती हूँ। दृष्टि ने दिव्यांश से झाड़ू ले ली और खुद झाड़ू लगाकर दिखाने लगी। वहीं दिव्यांश सोच रहा था कि पता नहीं उसे दृष्टि को मनाने के लिए और क्या क्या करना पड़ेगा। अभी तो दृष्टि उससे खाना भी बनवाएगी, पोछा भी लगवाएगी, लैट्रिन बाथरूम भी साफ करवाएगी। यह सोच सोच कर दिव्यांश तो अपना सलाइवा गटक रहा था, और तभी दृष्टि ने उसे कहा, या लो पकड़ो झाड़ू और सारे घर में झाड़ू लगा दो। दिव्यांश ने झाड़ू ले ली और जैसे जैसे दृष्टि ने बताया था वैसे वैसे फ्लैट में झाड़ू लगाने लगा। लेकिन दिव्यांश समझ गया कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, वह रोज रोज यह काम नहीं कर सकता। आज ही उसकी तो काम करके हालत खराब हो गई। अगर उसने रोज काम किया तो वह तो बीमार ही हो जाएगा। फाइनली 6 घंटे में दिव्यांश ने पूरे घर की जैसे तैसे सफाई कर दी, जैसे जैसे दृष्टि उसे बताती रही, और वह काम करता रहा। थोड़ी देर बाद देव की रोने की आवाज आई। शायद वह नींद से जाग गया था। दृष्टि भागती हुई कमरे में गई और उसने पालने में से देव को उठा लिया और अपने सीने से लगाकर चुप कराने लगी। तभी दृष्टि ने दिव्यांश को आवाज लगाकर कहा, रघु, जरा बच्चे के लिए दूध बना दो। दिव्यांश खुश हो गया, क्योंकि यह काम तो दिव्यांश को अच्छे से आता था। दिव्यांश ने बड़े मन से या उसने अपने बच्चे के लिए दूध को गर्म किया, उसने चीनी डाली, फिर उसका तासीर ठीक किया और बोतल में डालकर दृष्टि के पास ले आया। दृष्टि ने दिव्यांश के हाथ से बोतल ले ली और इसी बीच दृष्टि का हाथ दिव्यांश से टच हो गया और दृष्टि के शरीर में एक झंझनाहट पैदा हुई। दृष्टि ने बोतल की निप्पल देव के मुंह में लगा दी और देव दूध पीने लगा। लेकिन दृष्टि वह चोर नजरों से दिव्यांश को देखने लगी। दृष्टि को अब तक महसूस नहीं हुआ कि यह रघु नहीं दिव्यांश है, लेकिन जैसे ही दिव्यांश ने हल्का सा दृष्टि को हाथ लगाया, दृष्टि को उस टच में अपनापन महसूस हुआ। दृष्टि ऊपर से लेकर नीचे तक चोर नजरों से दिव्यांश को देखने लगी और फिर मन ही मन बोली, क्या यह मिस्टर रघुवंशी हो सकते हैं? क्या यह मुझे मनाने आए हैं? क्या मिस्टर रघुवंशी को पता चल गया कि मैं यहाँ हूँ? क्या यह सच में मिस्टर रघुवंशी हो सकते हैं? नहीं नहीं, यह मिस्टर रघुवंशी कैसे हो सकते हैं? मिस्टर रघुवंशी ने तो दुनिया भर का एटीट्यूड है, भला वह क्यों मेरे घर आकर मेरे किचन में काम करेंगे? अगले ही पल दृष्टि ने खुद से कहा, लेकिन इनका टच तो बिल्कुल मिस्टर रघुवंशी जैसा था, इनकी आवाज भी कुछ कुछ मिस्टर रघुवंशी से मिलती है। यह मिस्टर रघुवंशी हो सकते हैं क्या? इनकी पर्सनालिटी भी कितनी अच्छी
अच्छी है और कितने हैंडसम भी हैं। क्या सच में यह मिस्टर रघुवंशी हो सकते हैं? हे भगवान, मैं तो पागल हो जाऊंगी। नहीं नहीं, यह मिस्टर रघुवंशी नहीं हो सकते। मिस्टर रघुवंशी ने मुझे डिवोर्स दे दिया। भला वह क्यों मुझे मनाने आएंगे? उन्हें तो मेरे बच्चे को गाली दे दी। यह मिस्टर रघुवंशी नहीं है, शायद मेरा वहम है। और वैसे भी इसे तो शौर्य भैया ने भेजा है। अगर मिस्टर रघुवंशी अमेरिका में होते तो शौर्य भैया को जरूर पता होता या मिस्टर रघुवंशी नहीं है। वहीं दिव्यांश दृष्टि की चोर नजरों को देखकर भांप गया कि उसे दिव्यांश पर शक हो गया। दिव्यांश ने मन ही मन कहा, हाँ मेरी सिकंजी, मैं ही मिस्टर रघुवंशी हूँ, तुम्हें मनाने आया हूँ। जानता हूँ तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन यही सच है। मैं रोज रोज इतना काम नहीं कर सकता। सिकंजी मान जाना प्लीज, जल्दी मान जाना, वरना मैं तो काम करता करता मर ही जाऊंगा। दिव्यांश ने टाइम देखा तो शाम के 5 बज गए थे। दिव्यांश समझ गया कि अब शौर्य के आने का टाइम हो गया है। दिव्यांश ने दृष्टि की ओर देख कर कहा, मैम मैं चलता हूँ, मेरी शिफ्ट खत्म हो गई है। दृष्टि ने अभी दिव्यांश की आंखों में नहीं देखा और गर्दन झुकाकर ही हाँ में गर्दन हिला दी और दिव्यांश वहां से चला गया। दिव्यांश जल्दी जल्दी पार्किंग एरिया में आया क्योंकि वह जानता था शौर्य किसी भी वक्त अपने अपार्टमेंट में आ जाएगा। दिव्यांश अपनी गाड़ी की ओर बढ़ रहा था और तभी उसकी टक्कर शौर्य से हो गई और उसके हाथों का जो बैग था वह नीचे गिर गया। दिव्यांश ने जैसे ही देखा कि उसकी टक्कर शौर्य से हुई है, वह वहां से भाग गया। वहीं शौर्य ने दिव्यांश को भागते हुए देखा तो खुद में ही बड़बड़ाया, बदतमीज कहीं का, एक तो टक्कर मार दी, ऊपर से सॉरी बोलने की जगह भाग गया। शौर्य अपने अपार्टमेंट में चला गया। वहीं दिव्यांश अपनी गाड़ी तक आ गया था और फिर गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद दिव्यांश ने गाड़ी एक होटल के बाहर रोकी और अपने कमरे में चला गया। सांझ दिव्यांश का कमरे में ही वेट कर रही थी। सांझ को देखकर दिव्यांश को हंसी आ गई और फिर वह बेड पर धड़ाम से लेट गया। सांझ ने कहा, क्या हुआ जीजू, दीदी मानी? दिव्यांश ने हंसते हंसते कहा, नहीं सांझ, तुम्हें पता है तुम्हारी दीदी ने मुझे नौकर बना दिया। मैं बहुत सारा काम करके आया हूँ, ऐसा काम जिसे मैंने सारी जिंदगी नहीं किया। और फिर दिव्यांश ने हंसते हंसते अपनी आप बीती बता दी। सांझ भी दिव्यांश की बात सुनकर सोफे पर हंसते हंसते लोट पोट हो गई। दोनों ही बहुत दिनों बाद हंसे थे। बेशक दिव्यांश ने काम किया था, लेकिन आज उसने 6 घंटे दृष्टि को देखा, दृष्टि के पास रहा, अपने बच्चे के पास रहा। यही सब सोच सोच कर दिव्यांश खुश था। थोड़ी देर बात करने के बाद दिव्यांश ने कहा, सांझ मुझे लगता है हमें कोई अपार्टमेंट रेंट पर ले लेना चाहिए। दिव्यांश उठा और उसने सांझ को हाई फाई देकर कहा, क्या बात है, हम जीजा साली का दिमाग कुछ ज्यादा ही चलता है। सांझ बोली, हाँ जीजू आप ठीक कह रहे हो, क्यों ना हम शौर्य के घर के पास ही कोई अपार्टमेंट देख लें। दिव्यांश उठा और उसने सांझ को हाई फाई देकर कहा, क्या बात है, हम जीजा साली का दिमाग कुछ ज्यादा ही चलता है। हालांकि दिव्यांश और सांझ के बीच कोई रिश्ता नहीं था, फिर भी सांझ दिव्यांश को जीजू बोलती थी और दिव्यांश भी उसे छोटी बहन की तरह ही ट्रीट करता था। वहीं दूसरी तरफ हीर ने जब कमरे में एंटर किया तो उसकी नजर बेड पर गई जहां पीहू बैठी हुई ड्राइंग बना रही थी। पीहू को देखकर हीर के चेहरे की मुस्कुराहट बड़ी हो गई। वह जल्दी से गई, उसने पीहू को गोद में उठा लिया और गोल गोल घुमाने लगी। पीहू ने मुंह बनाकर कहा, मम्मी यह कितनी गंदी बात है ना, आप मुझसे तो चोरी चोरी रोज मिलती हो लेकिन डैडी से नहीं मिलती। हीर ने कहा, पीहू तुम्हारे डैडी कहाँ हैं? पीहू ने बालकनी की तरफ इशारा कर दिया। हीर ने कहा, तुमने हमारा सीक्रेट डैडी को तो नहीं बताया? पीहू ने ना में गर्दन हिला दी। हीर ने पीहू के गालों को चूम लिया। पीहू बोली, सिवाय भैया ने मना किया है, सिवाय भैया ने कहा है कि यह सीक्रेट मिशन है और सीक्रेट मिशन में किसी को कुछ नहीं बताते। हीर ने एक बार फिर से पीहू को कसकर गले लगाया और बोली, तुम्हारे भैया बिल्कुल ठीक कहते हैं। तभी हीर का फोन वाइब्रेट हुआ। हीर ने फोन चेक किया तो वह सिवाय का फोन था। हीर ने फोन रिसीव किया तो सिवाय बोला, चाची पीहू को फोन दो। हीर ने पीहू को फोन दे दिया। सिवाय ने फोन पर कहा, पीहू मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी चॉकलेट लेकर आया हूँ, जल्दी से मेरे कमरे में आ जाओ। पीहू ने फोन कट कर दिया और हीर के गाल पर किस करके बोली, मैं अभी सिवाय भैया को देकर आती हूँ। हीर ने मुंह बनाकर कहा, मम्मी को छोड़कर जाओगी? पीहू हीर की गोदी से उतरते हुए बोली, ओ मम्मी आपको नहीं पता कि सीक्रेट मिशन में मीटिंग भी करनी पड़ती है? मैं सिवाय भैया के साथ मीटिंग करने जा रही हूँ, समझा करो। पीहू की ऐसी बात सुनकर हीर के चेहरे की मुस्कुराहट और बड़ी हो गई। हीर ने झुककर पीहू के माथे को चूम लिया और पीहू वहां से चली गई।
हीर समझ गई कि अब पीहू वापस नहीं आएगी, सिवाय ने उसे वापस आने ही नहीं देगा। वहीं हीर बालकनी की तरफ देख रही थी, उसके कदम बालकनी की तरफ बढ़ ही नहीं रहे थे। फिर भी उसने एक कदम बालकनी की तरफ बढ़ाया और तभी हर्षवर्धन कमरे में आता नजर आया। हर्षवर्धन ने जैसे ही हीर को देखा, उसकी नजर हीर पर ही टिक गई। वहीं हीर हर्षवर्धन को देखकर अपनी घबराहट को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, दोनों के बीच बस 10 कदम की दूरी थी, लेकिन वह 10 कदम हीर से तय ही नहीं हो रहे थे। हीर ने नोटिस भी किया कि हर्षवर्धन के हाथ में वाइन का गिलास है। हीर को याद आ गया कि उसे वह टैबलेट हर्षवर्धन की वाइन के गिलास में ऐड करनी। वही हर्षवर्धन तो अपनी जगह जम गया था। उसे कुछ पल के लिए तो यकीन ही नहीं हुआ कि उसके सामने हीर खड़ी है। अचानक ही कमरे की लाइट चली गई। हीर को समझते देर नहीं लगी कि यह सारे काम सिवाय के हैं। सिवाय ने जो वादा अपनी चाची से किया था, उसे वह बखूबी निभा रहा था। हर्षवर्धन और हीर के कमरे में अंधेरा हो गया था। चांद की कुछ रोशनी उस कमरे में पड़ रही थी। दोनों अब भी एक दूसरे के सामने खड़े थे और दोनों ही रिएक्ट नहीं कर रहे थे। धीरे धीरे हीर की नजरें शर्म से झुकने लगी तो हर्षवर्धन ने कहा, अब क्या वही खड़ी रहोगी? यह सुनते ही हीर ने नजर उठाकर हर्षवर्धन को देखा। हीर की आंखों में पानी उतर आया था। हीर सुबकने लगी। हर्षवर्धन ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ गिलास टेबल पर रख दिया और अपनी बाहें फैला दी। हीर ने वक्त नहीं गंवाया और भागकर हर्षवर्धन के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। और इसी बीच हीर ने मौका देकर हर्षवर्धन की वाइन में वह टैबलेट मिला दी। हीर रो रही थी, हर्षवर्धन उसका सिर सहला रहा था। हीर रोती रही। हर्षवर्धन ने हीर को चुप नहीं करवाया, लेकिन उसे कसकर गले लगाए रखा था। हर्षवर्धन जानता था हीर का दर्द उसके आंसुओं के साथ निकल रहा है, वह दर्द जिसे हीर जल्दी से किसी के साथ बांटती नहीं थी। हर्षवर्धन ने हीर को एक हाथ से गले लगाया और अपनी बची हुई वाइन को पी लिया। थोड़ी ही देर में हर्षवर्धन को नशा होने लगा। हीर ने अब भी अपना सिर हर्षवर्धन के सीने पर रखा हुआ था। हीर ने सुबकते हुए कहा, माफ कर दो पीहू के डैडी। हर्षवर्धन ने अपनी बाहें कसते हुए कहा, पीहू की मम्मी, माफी मांगने की जरूरत नहीं। तुमने ऐसा कुछ नहीं किया कि तुम्हें मुझसे माफी मांगनी पड़े। इनफैक्ट तुम्हें देखकर तो मैं खुश हो गया। देर से ही सही, लेकिन तुम मेरे पास आ गई। मुझे कुछ और नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। तुम जब से इस मेंशन से गई हो, ठीक से नहीं सोया, ठीक से कुछ खाता नहीं हो, बेचैनी सी रहती है, लेकिन अब जाकर मुझे सुकून मिलेगा। थोड़ी देर दोनों एक दूसरे के ऐसे ही गले लगे रहे। उसके बाद हर्षवर्धन ने हीर को गोद में उठा लिया। हीर ने भी अपनी बाहें हर्षवर्धन के गले में लपेट दी। हर्षवर्धन हीर को लेकर बेड पर आ गया। हर्षवर्धन हीर के बिल्कुल ऊपर झुका हुआ था। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। हीर की आंखों में अब भी नमी थी। वहीं हर्षवर्धन के चेहरे पर एक सुकून की मुस्कुराहट थी। धीरे धीरे हर्षवर्धन हीर की तरफ झुकने लगा और हीर ने अपनी आंखें बंद कर ली। देखते ही देखते हर्षवर्धन हीर को अपना प्यार महसूस कराने लगा। हीर भी हर्षवर्धन के प्यार में खोने लगी। थोड़ी देर बाद दोनों ही एक दूसरे में पूरी तरीके से खो चुके थे। फर्श पर पड़े कपड़े दोनों के प्यार की गवाही दे रहे थे। खिड़की से आती चांद की रोशनी दोनों की प्यार की बलाई ले रही थी। दोनों ही 6 महीने बाद करीब आए थे। दोनों ने ही एक लंबा इंतजार किया था। कुछ घंटे बाद सब कुछ शांत हो गया। हर्षवर्धन गहरी नींद में जा चुका था। वहीं हीर हर्षवर्धन के सीने पर सिर रखकर लेटी हुई थी, हर्षवर्धन को कसकर पकड़ा हुआ था। वह हर्षवर्धन को छोड़ना नहीं चाहती थी। वहीं हीर का चेहरा अब भी शर्म से लाल था। आखिर उसने भी तो हर्षवर्धन को 6 महीने बाद महसूस किया था और अब भी हर्षवर्धन का चेहरा देख रही थी, जबकि हर्षवर्धन नशे में चूर होकर सो चुका था। लेकिन हीर वह भी हर्षवर्धन को देखकर खुद में ही शर्मा रही थी। तभी हीर ने हर्षवर्धन को देखकर कहा, सॉरी पीहू के डैडी, मैं हमेशा के लिए नहीं आई, लेकिन जल्द आ जाऊंगी। मुझे जाना होगा। आपकी साहिबा आपसे बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार। सच में प्यार का असली मतलब तो मुझे आपने ही बताया। आप मेरी जिंदगी में नहीं आते तो मेरी जिंदगी में रंग नहीं होता। आप आए तो जिंदगी में रंग आया। आप आए तो जिंदगी में खुशी है। आप आए तो जिंदगी अच्छी लगने लगी। आप आए तो मुझे एक हंसता खेलता परिवार मिल गया जिसमें सब कुछ है। कहते हुए हीर ने फिर से अपनी बाहें हर्षवर्धन पर कस दी।
और हर्षवर्धन के सीने पर सिर रखकर सो गई। अगली सुबह हर्षवर्धन की आंख खुली। हर्षवर्धन ने खुली आंखों से आवाज लगाई, पीहू की मम्मी एक कप चाय दे दो, लेकिन पलट कर कोई आवाज नहीं आई। हर्षवर्धन ने फिर कहा, साहिबा एक कप चाय दे दो, सिर दर्द कर रहा है, लेकिन अब भी कोई आवाज नहीं आई। हर्षवर्धन ने अपनी आंखें खोली और उठकर बैठ गया। हर्षवर्धन ने एक अंगड़ाई तोड़ी और कमरे में नजर घुमाई। हीर वहां नहीं थी। हर्षवर्धन ने दिमाग पर जोर डाला तो उसे इतना तो याद था कि हीर कमरे में आई थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ हर्षवर्धन को कुछ भी याद नहीं था। हर्षवर्धन के सिर में दर्द हो रहा था। हर्षवर्धन ने अपने दोनों हाथ सिर पर लगाकर दबाते हुए कहा, हीर आई तो थी, फिर कहाँ गई? हर्षवर्धन ने कमरे में फिर से नजर घुमाई तो कमरा वैसा का वैसा ही था, जबकि कल रात तो पूरे कमरे में कपड़े फैले हुए थे। हर्षवर्धन ने खुद को देखा तो उसने कपड़े पहने हुए थे। अब हर्षवर्धन की समझ नहीं आ रहा था कि हीर सच में आई थी या उसका वहम था। हर्षवर्धन बहुत देर तक सोचता रहा। शायद उसने सपना देखा था, लेकिन उसका दिल यह बात मानने के लिए तैयार नहीं था कि उसने सपना देखा था। उसे अच्छे से याद था कि वह जब बालकनी से कमरे में आ रहा था तो हीर ने उसे गले लगाया था। हर्षवर्धन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिलहाल वह उठा, वॉशरूम में गया और तैयार होकर बाहर आ गया। हर्षवर्धन नीचे गया और डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। हर्षवर्धन के सिर में इस वक्त बहुत दर्द हो रहा था। हर्षवर्धन ने नजर घुमाकर देखा तो आज पहली बार मेंशन के मंदिर का दिया जलता हुआ था। जब से हीर गई थी तब से मेंशन के मंदिर का दिया हर्षवर्धन ही जलाता था, वही लड्डू गोपाल को भोग लगाता था। लेकिन आज पहली बार लड्डू गोपाल को भोग लगाया हुआ था, मेंशन के मंदिर का दिया जला हुआ था। हर्षवर्धन का शक अब यकीन में बदल रहा था और तभी हर्षवर्धन को कुछ याद आया। हर्षवर्धन डाइनिंग टेबल से उठा, भागता हुआ अपने कमरे में वापस गया। हर्षवर्धन ने आसपास नजर घुमाई और फिर अचानक ही उसकी नजर बेड के एक कोने पर गई जहां हीर की पायल पड़ी हुई थी। पायल को देखकर हर्षवर्धन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हर्षवर्धन ने उस पायल को उठाया और जेब में रख लिया। वह एक पायल थी जिससे हर्षवर्धन समझ गया कि रात को हीर की पायल बेड पर ही रह गई और शायद जल्दी में हीर उसे ले जाना भूल गई। हर्षवर्धन का शक यकीन में बदल चुका था कि हीर रात को आई थी। उसने कोई सपना नहीं देखा, उसने सच में हीर की बाहों में सुकून की नींद ली। हर्षवर्धन ने टाइम देखा तो दिन के 11 बज रहे थे। हर्षवर्धन पहली बार इतनी देर तक सोया था। सच में हर्षवर्धन ने एक सुकून की नींद ली थी। हर्षवर्धन नीचे आया तो सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। आज संडे था, कोई ऑफिस नहीं गया था। हर्षवर्धन के सिर में अभी दर्द हो रहा था। हर्षवर्धन ने पीहू की तरफ देखकर कहा, पीहू माँ आई थी। पीहू जो कि दूध का गिलास लेकर बैठी थी, उसने कहा, कौन माँ? पीहू का जवाब सुनकर सिवाय विराज और पैंथर तीनों ही दबी हंसी हंसने लगे। सिवाय और विराज को तो सब कुछ पता था, लेकिन पैंथर को कुछ नहीं पता था। हर्षवर्धन ने पीहू का जवाब सुना तो पीहू की तरफ घूर कर देखा। पीहू ने दूध पीकर सिवाय की तरफ देखकर कहा, भैया मुझे नाश्ता नहीं कराओगे? सिवाय बोला, हाँ क्यों नहीं, मैं अपने प्रिंसेस को नाश्ता जरूर करवा लूंगा। हर्षवर्धन ने सिवाय की बात सुनी तो सिवाय को घूर कर देखा और फिर खुद में ही बड़बड़ाया, या खुद तो झूठा है, मेरी बेटी को भी झूठा बना देगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हीर मेंशन आए और पीहू से ना मिले। लेकिन यह पीहू की बच्ची भी मुझे सच नहीं बताएगी, अपने सिवाय भैया के मिशन में पूरा साथ देगी। इस सिवाय में कुछ तो है जो सब इसकी बातों में आ जाते हैं। सिवाय ने एक मीठी सी मुस्कुराहट हर्षवर्धन को पास करके कहा, खुद में ही क्या चाचू बड़बड़ा रहे हो? हर्षवर्धन ने अपने दोनों हाथ अपने सिर पर रखकर कहा, कुछ नहीं, बस यही कह रहा हूं कि मेरे लिए भी नाश्ता बना दे और उससे पहले एक कप चाय दे दे, सिर फट रहा है। सिवाय ने एक मेड की तरफ देखकर कहा, जाओ चाचू के लिए नाश्ता बना दो और एक कप चाय भी ले आना। हर्षवर्धन ने मेड की तरफ नहीं देखा और न ही सिवाय की तरफ और अपना सिर पूरी तरीके से डाइनिंग टेबल पर रखते हुए कहा, सिवाय मैंने तुझे कहा है, तू जाकर एक कड़कती हुई चाय बनाकर ला और बाद में सबके लिए नाश्ता भी बना दे। सिवाय को गुस्सा आ गया और वह पैर पटक कर बोला, चाचू आप हमेशा मुझे ही काम क्यों बताते हो? हर्षवर्धन ने कहा, तो किसे बताऊं, विराज थोड़ा छोटा है, पैंथर के हाथ का मैं खाऊंगा नहीं। सिवाय ने गुस्से में कहा, क्यों, आप क्या ब्राह्मण हो जो पैंथर के हाथ का नहीं खाओगे? सिवाय ने फिर पैंथर की तरफ देख कर कहा, अबे तू मेरा मुंह क्या देख रहा है, खड़ा होकर किचन में जा और चाचू के लिए नाश्ता बना। पैंथर ने कहा, ठीक है मैं तो बना दूंगा, लेकिन तुम ही मुंह बनाकर खाना खाओगे। अब तो सिवाय को और गुस्सा आ गया। सही तो कहा था, पैंथर ने उसे खाना बनाना नहीं आता था। जब भी वह चाचू के कहने पर खाना बनाता था तो कभी नमक ज्यादा कर देता था और कभी मिर्च। और यही सब सोचकर हर्षवर्धन ने पैंथर को खाना बनाने
बनाने के लिए नहीं कहा। शिवाय पूरी तरीके से इरिटेट हो चुका था। हर्षवर्धन ने अभी शिवाय की तरफ नहीं देखा और बोला, शिवाय रोज तो मेड के हाथ का खाते हैं, कभी कभी अपने हाथ का भी खिला दे। वैसे भी बहुत दिन हो गए तेरे हाथ का कुछ भी नहीं खाया। शिवाय इरिटेट हो चुका था, लेकिन अपने चाचू की बात नहीं टालता था। शिवाय ने किचन का रुख किया और जाकर किचन में काम करने लगा। सारे नौकर चुपचाप शिवाय को काम करते हुए देख रहे थे। सबको हंसी तो आ रही थी, लेकिन कोई हंसा नहीं। शिवाय ने घूर कर सबको देखा और बोला, तुम क्या चाचू को समझा नहीं सकते? और सब ने एक साथ नामे गर्दन हिला दी। शिवाय बोला, इस घर में कोई भी नॉर्मल नहीं है, सबके सब कार्टून है। शिवाय काम करता करता अपने काम में खो गया था। उसने हर्षवर्धन के लिए आलू के पराठे बनाए, पीहू के लिए पुलाव बनाया, विराज के लिए पोहा बनाया, पैंथर के लिए पास्ता। शिवाय को यह सब काम करना आता नहीं था, लेकिन वह ज्यादातर हीर के साथ किचन में खड़ा होकर पूरे दिन की समरी सुनाता था। इसलिए धीरे धीरे हीर को देखकर उसने सारा खाना बनाना सीख लिया। थोड़ा बहुत जो रह गया था वह उसने यूट्यूब से देखकर सीख लिया था। अब शिवाय बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन खाना बना देता था। शिवाय ने सारा खाना बना लिया था, बस वह हर्षवर्धन के लिए पराठे बना रहा था और तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। शिवाय ने फोन देखा तो वह दिव्यांश का फोन था। शिवाय ने फोन उठाकर कहा, हेलो। दिव्यांश ने कहा, यार मुझे बता दे आलू के पराठे कैसे बनते हैं? आज तेरी भाभी को आलू के पराठे खाने हैं। इस पर शिवाय ने कहा, बहुत आसान है, पहले आटा लगा लो, फिर आलू उबालो, फिर आलू को मिक्स करके उसके अंदर आलू भर दो, फिर उसकी रोटी बना दो, फिर बेल कर फिर तवे पर डाल दे। इतना कहकर शिवाय ने एक पराठा तवे पर डाल दिया और उस पर घी लगाने लगा। दिव्यांश को कुछ भी समझ नहीं आया। दिव्यांश ने कहा, शिवाय मजाक मत कर, बताना कैसे बनाऊं? शिवाय ने कहा, अमेरिका में यूट्यूब नहीं चलता। दिव्यांश बोला, हाँ चलता है। शिवाय ने कहा, तो उससे देख कर बना लेना, मेरा क्यों दिमाग खराब कर रहा है? दिव्यांश ने कहा, मैं तो अपनी पकौड़ी वाली को पकौड़े बनाकर खिलाऊंगा, मुझे तो पकौड़े बनाने ही आते हैं। इतना कहकर दिव्यांश ने कॉल कट कर दिया। वहीं शिवाय ने एक बार अपना फोन देखा, उसे साइड में रख दिया। थोड़ी देर बाद शिवाय ने सबके लिए नाश्ता डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। शिवाय ने पीहू को उसके पुलाव सर्व करते हुए कहा, पीहू एक भी दाना नहीं बचना चाहिए, चाची कहती है ना अन्न का अपमान नहीं करते। पीहू ने हाँ में गर्दन हिला दी और बोली, हाँ भैया मैं सारा फिनिश कर दूंगी। और तभी घर के मेन डोर की बेल बजी। पैंथर उठकर जाने लगा तो शिवाय ने कहा, तू खा ले भुक्कड़, मैं देख लूंगा। तभी एक और मेड आकर वह खोलने लगी तो शिवाय ने कहा, रहने दो, तुम डाइनिंग टेबल पर पानी लेकर आओ। इतना कहकर शिवाय गेट की तरफ बढ़ गया। शिवाय के हाथ में किचन का कपड़ा था और कंधे पर भी एक कपड़ा टंगा हुआ था। इस वक्त शिवाय हलवाई से ज्यादा कुछ नहीं लग रहा था। शिवाय मेन गेट की तरफ गया और उसने गेट खोल दिया। सामने का नजारा देखकर शिवाय की आंखें खुली की खुली रह गई। सामने आर्या खड़ी थी और इस वक्त बहुत खूबसूरत लग रही थी। आर्या ने सिंपल सी पिंक कलर की कुर्ती जो उसकी थाई तक थी और ब्लू कलर की जीन्स पहनी हुई थी। आर्या ने बाल खोल रखे थे, उसके बाल बिल्कुल स्ट्रेट थे जिसे उसने थोड़े से आगे किया हुआ था। कानों में छोटी छोटी सी झुमकी पहनी हुई थी, हाथों में मोबाइल था, चेहरे पर नाक के बराबर मेकअप, हल्की सी लिप बाम लगी हुई थी। शिवाय तो आर्या को ही देखता रहा, वहीं आर्या भी शिवाय को ही देखती रही और मन ही मन सोच रही थी, या तो बड़ा मल्टी टैलेंटेड है, चौकीदार है, ड्राइवर है और गार्डन भी साफ करता है, और अब देखकर लग रहा है रघुवंशी मेंशन में सेफ का काम भी करता है। वहीं शिवाय तो आर्या को देखकर अपनी हालत को भूल गया। उसने तो सोचा ही नहीं वह किस हालत में आर्या के सामने है। वहीं आर्या ने उसके सामने चुटकी बजाई तो शिवाय अपने होश में वापस आया। आर्या के ऐसे देखने से शिवाय के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। आखिर उसने कितने दिनों बाद आर्या को फिर से देखा था। आर्या ने कहा, मिस्टर केयर टेकर मिस्टर विराज हैं? यह सुनते ही शिवाय की भौहें तन गई। शिवाय आर्या के सामने से हट गया और गुस्से में विराज को देखने लगा। आर्या की नजर जैसे ही विराज पर गई उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। वहीं हर्षवर्धन ने भी जब आर्या को देखा तो हाथ बढ़ाकर कहा, आओ आर्या बैठो। आर्या तो जल्दी से डाइनिंग टेबल के पास चली गई। वहीं शिवाय गुस्से में विराज को देख रहा था। विराज को तो समझ ही नहीं आया कि शिवाय उसे गुस्से में क्यों देख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं विराज, हर्षवर्धन और पैंथर तीनों ही शिवाय की हालत
देखकर हंस रहे थे। आखिर शिवाय की बची खुची इज्जत भी आज आर्या के सामने चली गई थी। आर्या ने उसे केयर टेकर जो बोल दिया था। आर्या भी आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। हर्षवर्धन ने शिवाय की तरफ देखा जो मुंह बनाकर आर्या को ही देख रहा था। हर्षवर्धन ने हल्की सी चुटकी बजाकर कहा, शक्ल मत देखो, आर्या को नाश्ता सर्व कर दो। आर्या ने मुस्कुराकर हर्षवर्धन को देखा और बोली, नहीं चाचू, केयर टेकर से मत कहिए, मैं खुद ही सर्व कर लूंगी। शिवाय के लिए केयर टेकर सुनकर अब तो हर्षवर्धन के भी चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वहीं शिवाय तो तीनों को गुस्से में देख रहा था और तीनों ही अपनी हंसी छुपाने की कोशिश कर रहे थे। हर्षवर्धन ने आगे से पूछा, आर्या, आज रघुवंशी मेंशन में आना हुआ, क्या कोई काम था? आर्या ने कहा, विराज से मिलने आई थी। यह सुनते ही विराज जो कि चाय पी रहा था, उसकी सारी चाय बाहर आ गई और उसे बहुत जोर की खांसी आने लगी। भाई को अब एक मौका मिल गया और वह विराज के पास गया और विराज की कमर को जोर जोर से थपथपाने लगा। विराज को अब समझ आया कि शिवाय उसे इतनी देर से क्यों घूर रहा था। वहीं शिवाय तो पूरी जान लगाकर विराज की कमर पर पंच मार रहा था। यह सब देखकर आर्या का दिल पसीज गया और उसने शिवाय की तरफ देखकर कहा, मिस्टर केयर टेकर, धीरे मारो, देखो ना विराज को कितनी लग रही है। शिवाय का दिमाग तो अब ऑलमोस्ट खराब हो गया था। शिवाय ने एक बार गुस्से में आर्या को देखा और फिर धीरे से मारने लगा और फिर उसने विराज की कमर को रब करते हुए कहा, लगी तो नहीं? विराज ने पप्पू सा फेस बनाकर शिवाय को देखा और ना में गर्दन हिला दी। शिवाय ने फिर विराज को देखकर धीरे से दांत पीसते हुए कहा, पूछ, तुझे क्यों मिलने आई है? विराज ने नाम में गर्दन हिला दी तो शिवाय ने विराज को आंखें दिखाई। विराज ने मासूम सा चेहरा बनाकर आर्या की तरफ देखा और बोला, आप मुझसे मिलने क्यों आई हो? आर्या का पूरा ध्यान पास्ता खाने में था। आर्या ने पास्ता खाते हुए हर्षवर्धन की तरफ देखकर कहा, चाचू, पास्ता तो बहुत टेस्टी है। अपनी थोड़ी सी तारीफ सुनकर शिवाय के चेहरे पर मीठी सी मुस्कुराहट आ गई जो कि ना के बराबर थी। हर्षवर्धन ने कहा, वह क्या है ना, हमारा कुक बहुत दिल से खाना बनाता है। अपनी बात बोलकर हर्षवर्धन ने शिवाय की तरफ इशारा कर दिया। आर्या ने शिवाय की तरफ देखा और बोली, यह खाना आपने बनाया? शिवाय ने गुस्से में ही सही पर हाँ में गर्दन हिला दी। हर्षवर्धन ने सोचा आज वह शिवाय का इंट्रोडक्शन दे देगा। हर्षवर्धन कुछ बोलता उससे पहले ही आर्या बोली, मैं जानती हूँ इन्हें, या आपके वॉचमैन है ना, और ड्राइविंग भी करते हैं, खाना भी बना लेते हैं, गार्डन भी साफ करते हैं। वाकई आपके केयर टेकर तो सच में बहुत अच्छे और डेडिकेशन के साथ अपना काम करते हैं। आर्या ने फिर शिवाय की तरफ देखकर एक मुस्कुराहट पास की और बोली, आपने सच में बहुत टेस्टी खाना बनाया है। शिवाय ने बस हल्की सी हाँ में गर्दन हिला दी, लेकिन वह अब भी विराज को गुस्से में देख रहा था। विराज ने फिर पूछा, आर्या, आप मुझसे मिलने क्यों आई हो? आर्या अपना नाश्ता करते हुए बोली, वह क्या है ना, मैंने कल ही कॉलेज ज्वाइन किया है और पापा ने बताया कि वह कॉलेज आपका है। मुझे आपसे कुछ हेल्प चाहिए थी, मेरी बहुत सारी पढ़ाई बीच में ही अटक गई। आर्या की बात सुनकर विराज शिवाय को देखने लगा। शिवाय घूर कर विराज को देख रहा था और मन ही मन कह रहा था, या खुद तो चीटिंग करके पास हुआ है और तुम्हारी क्या मदद करेगा, छुई मुई। विराज ने अपना सलाइवा गटकते हुए कहा, मैं तो कॉमर्स साइड से हूँ, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? आर्या झट से बोली, हाँ तो मैं भी तो कॉमर्स साइड से हूँ, आप ही मेरी हेल्प कर सकते हैं ना चाचू। इतना कहकर आर्या ने हर्षवर्धन की तरफ देखा। हर्षवर्धन एक बार शिवाय को देखा जो गुस्से में लाल हो चुका था और एक बार आर्या को, और फिर बड़े प्यार से बोला, हाँ क्यों नहीं, विराज तुम्हारी पढ़ाई में हेल्प कर देगा। शिवाय ने घूरकर विराज को देखा और विराज ने पप्पू सा मुंह बनाकर शिवाय को जैसे कहना चाहता हो, मैंने कुछ नहीं किया, चाचू ने किया है। हर्षवर्धन और पैंथर तो अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं आर्या तो विराज को देख रही थी और अपने सवाल के जवाब का इंतजार कर रही थी। तभी हर्षवर्धन ने कहा, विराज तुम्हारी पढ़ाई में तुम्हारी हेल्प करेगा, तुम परेशान मत हो, नाश्ता कर लो। यह सुनते ही शिवाय ने गुस्से में चम्मच को डाइनिंग टेबल पर पटका और अपने कंधे से कपड़ा भी उतारकर डाइनिंग टेबल पर रख दिया और फिर अपने कमरे की ओर चला गया। उसके जाते ही सब हंसने लगे, लेकिन आर्या को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि सब हंस क्यों रहे हैं। अमेरिका में सांझ और दिव्यांश दोनों ने शिवाय के अपार्टमेंट के पास ही एक अपार्टमेंट रेंट पर ले लिया था। सांझ और दिव्यांश दोनों ही इस अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए थे। आज दिव्यांश किचन में खाना बनाने की प्रैक्टिस कर रहा था। वैसे तो उसने काफी हद तक खाना बनाना सीख लिया था, फिर भी वह अपने अपार्टमेंट में जाकर दोबारा खाना बनाता था
ताकि वह अच्छे से खाना बनाना सीख जाए। वहीं सांझ का आज ऑफिस का पहला दिन था। सांझ अपने कमरे में तैयार हो रही थी, बार बार ड्रेस बदल कर देख रही थी। उसे जग की कोई परवाह नहीं थी। वह तो बस सौर्य के करीब रहना चाहती थी और इसीलिए अच्छे से तैयार होकर ऑफिस जाना चाहती थी। दिव्यांश ने अपनी अप्रोच लगाकर सौर्य की कंपनी में सौर्य के फ्लोर पर ही जॉब लगवा दी थी, वरना सांझ की क्वालिफिकेशन इतनी नहीं थी कि वह अमेरिका जैसे स्टेट में आईटी कंपनी में जॉब कर सके, और ना ही सांझ को वहां जॉब करनी थी। उसे तो बस सौर्य के पास वक्त बिताना था। दिव्यांश ने फ्लोर के मैनेजर से कह दिया था कि सांझ कोई काम नहीं करेगी, ना ही सांझ से कोई बदतमीजी करेगा। सांझ सौर्य के आसपास रहेगी तो कोई उस पर कमेंट पास नहीं करेगा। सांझ तैयार होकर डाइनिंग एरिया की ओर गई। दिव्यांश उसके लिए नाश्ता बना रहा था। सांझ को देखकर दिव्यांश ने इशारों में ही कहा कि वह बहुत खूबसूरत लग रही है। वहीं सांझ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। दिव्यांश ने कहा, बैठो, मैं नाश्ता लगाता हूँ। सांझ बैठ गई। दिव्यांश ने सांझ के लिए नाश्ता सर्व कर दिया और सांझ ने भी नाश्ता कर लिया। सांझ उठकर बोली, मैं चलती हूँ जीजू। दिव्यांश ने कहा, काम की टेंशन मत लेना, मैंने ऑफिस में सब सेट कर दिया है, बस तुम सौर्य के दिल में अपने लिए जगह बना लेना और सौर्य को शक नहीं होना चाहिए, समझी। सांझ ने हाँ में गर्दन हिला दी और वह अपने अपार्टमेंट से निकल कर चली गई। वहीं दिव्यांश को दृष्टि से मिलने की जितनी एक्साइटमेंट रहती थी, उससे ज्यादा एक्साइटेड उसके फ्लैट में जाने के लिए होता था। दिव्यांश का दिमाग काम करके खराब होता जा रहा था। वहीं दृष्टि छोटे छोटे काम भी दिव्यांश से करवाती थी। दिव्यांश ने अपने अपार्टमेंट का किचन समेटा और दृष्टि के फ्लैट की ओर बढ़ गया। क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।